नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महायुद्ध की जिसने पूरी 20वीं सदी का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे बस एक हत्या ने पूरी की पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया? ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था और आज हम इसी की कहानी को समझेंगे। सोचिए, उस समय का यूरोप एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा था। बस एक चिंगारी की देर थी। हवा में ना एक अजीब सा तनाव था और सबको अंदर ही अंदर पता था कि कुछ बहुत बड़ा, शायद बहुत बुरा होने वाला है। अब इस तनाव को समझने के लिए ना एक आसान सा फॉर्मूला है। इसे याद रखने के लिए हम MAIN शब्द का इस्तेमाल करेंगे। M यानी मिलिटेरिज्म, मतलब सैन्यवाद। A यानी अलायंसेस, यानी गठबंधन। I यानी इंपीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद। और N नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आता है M यानी मिलिट्रिज्म। देखिए, उस दौर में ना एक होड़ सी लगी हुई थी। बड़ी बड़ी ताकतें, खासकर जर्मनी और ब्रिटेन, एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर हथियार बनाने में जुटी थीं। उनकी नौसेनाएं, उनकी सेनाएं, सब कुछ तेजी से बढ़ रहा था। और जब ऐसा होता है ना, तो जाहिर है एक दूसरे पर शक और दुश्मनी का माहौल तो बनेगा ही। फिर आता है A यानी अलायंसेस। ये ना एक मकड़ी के जाले जैसा था, बहुत उलझा हुआ। यूरोप के देशों ने आपस में कई खुफिया समझौते कर रखे थे। मतलब ये कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसके दोस्त देशों को, चाहे वो चाहें या ना चाहें, उसकी मदद के लिए जंग में कूदना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा सिस्टम था जो एक छोटी सी चिंगारी को भी पूरी दुनिया में फैलाने की ताकत रखता था। इसके बाद है आई, इंपीरियलिज्म। मतलब उस वक्त के जो बड़े बड़े यूरोपीय साम्राज्य थे वो पूरी दुनिया में अपना कब्जा जमाने की होड़ में थे, खासकर अफ्रीका और एशिया में, जहां जमीन और संसाधनों पर कंट्रोल के लिए उनमें जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था। और ये जो ताकत की भूख थी वो उनके बीच के तनाव को और ज्यादा भड़का रही थी। और आखिर में आता है एन, नेशनलिज्म। देखिए, लोगों के अंदर ना अपने देश को लेकर एक जबरदस्त जुनून था। वो चाहते थे कि उनका अपना राज हो, वो किसी और बड़े साम्राज्य के नीचे दबकर ना रहें। ये भावना बाल्कन जैसे इलाकों में तो बहुत ही ज्यादा थी। तभी तो उस जगह को यूरोप का पाउडर केक या बारूद का ढेर कहा जाता था। तो अब सवाल यह है कि इन सब तनावों के बीच टीमें कौन कौन सी थीं? देखिए, एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस। इसके मेन खिलाड़ी थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। और दूसरी तरफ थी ट्रिपल अंतांत, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक साथ थे। मतलब दुनिया साफ साफ दो ताकतवर खेमों में बंट चुकी थी और दोनों ही एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार बैठे थे। और फिर साराजेवो में वो चिंगारी आखिरकार भड़क ही गई। वही चिंगारी जिसने उस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। इसके बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं है। इतनी तेजी से सब कुछ बदला कि सिर्फ 37 दिनों के अंदर पूरा मामला हाथ से निकल गया। 28 जून को आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई। ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और बस इसके बाद तो जैसे डोमिनोज गिरने लगे, एक के बाद एक। अगस्त शुरू होते होते जर्मनी, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सब इस जंग में कूद चुके थे। पता है, शुरुआत में सब सोच रहे थे कि ये जंग तो कुछ ही महीनों में क्रिसमस तक खत्म हो जाएगी। पर वो कितना गलत थे। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये बहुत जल्द एक लंबे, खूनी और ऐसे भयानक गतिरोध में बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये जंग ना दो मेन फ्रंट्स पर लड़ी गई। एक था वेस्टर्न फ्रंट। यहाँ सैनिक खाइयों में कीचड़, बीमारी और मौत के बीच फंसे हुए थे। दोनों तरफ की खाइयों के बीच की जो जमीन थी उसे नो मैन्स लैंड कहते थे। एक ऐसी जानलेवा जगह जहां लाखों लोग मारे गए। दूसरी तरफ था ईस्टर्न फ्रंट, जहां लड़ाई थोड़ी अलग थी, ज्यादा मूवमेंट था। इस जंग ने लड़ाई का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बार इतने बड़े स्केल पर जहरीली गैस, टैंक और पनडुब्बियां यानी यू-बोट्स जैसे भयानक हथियार इस्तेमाल हुए। ये इंडस्ट्रियल वॉरफेयर था जिससे मौत और तबाही का वो मंजर देखने को मिला जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। तो अब जंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक था। इसे कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन। यहां मकसद जमीन जीतना नहीं रह गया था। नहीं, अब मकसद था दुश्मन के इतने सैनिक मारो, उन्हें इतना नुकसान पहुंचाओ कि उनकी लड़ने की हिम्मत ही टूट जाए। बस उन्हें खत्म कर दो। और इसका सबसे भयानक, सबसे क्रूर उदाहरण है
बैटल ऑफ द सोम। ये मित्र राष्ट्रों का एक बड़ा हमला था ताकि वो वर्दन में लड़ रही अपनी फ्रेंच फौज पर से दबाव कम कर सकें। 60,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये लड़ाई के सिर्फ पहले दिन सिर्फ ब्रिटिश आर्मी के हताहतों की संख्या थी। एक दिन एक आर्मी, 60,000 लोग। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग कितनी बेरहम और खूनी थी। चलिए अब चलते हैं साल 1917 में। ये वो साल था जब इस जंग का पासा पूरी तरह से पलटने वाला था, एक असली टर्निंग पॉइंट। तो पहला बड़ा मोड़ आया ईस्टर्न फ्रंट पर। रूस में हो गई क्रांति। वहां के राजा जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और जो नई सरकार आई उसने रूस को जंग से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। अब ये जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी सारी ताकत वेस्टर्न फ्रंट पर लगा सकता था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया, शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट। जर्मनी की यू-बोट्स जो हर जहाज पर हमला कर रही थीं, उनसे तंग आकर एक सोए हुए शेर ने अपनी आंखें खोल दीं। जी हां, अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही थके हारे मित्र राष्ट्रों को एक नई, ताज़ी और बहुत बड़ी ताकत मिल गई। अमेरिका से आए ताज़ा दम वाले सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों में एक नई जान फूंक दी। उन्हें जिस ताकत की जरूरत थी वो अब उनके पास थी। और फिर उन्होंने शुरू किया 100 डेज ऑफेंसिव, एक जबरदस्त और लगातार चलने वाला जवाबी हमला। इस हमले ने आखिरकार थकी हारी जर्मन सेना की कमर ही तोड़ दी। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी कीमत इतनी बड़ी थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अंदाजे के मुताबिक इस महायुद्ध में करीब करीब 2 करोड़ जानें गईं, सैनिक और आम लोग मिलाकर। एक पूरी की पूरी पीढ़ी तबाह हो गई। तो जिस जंग को कहा गया था द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी वो जंग जो सारी जंगों को खत्म कर देगी, वो तो खत्म हो गई। पर क्या सच में ऐसा हुआ? क्या दुनिया में शांति आ गई? या फिर इस जंग ने अपने पीछे एक और भी बड़े महायुद्ध के बीज बो दिए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज 100 साल बाद भी हमारे जहन में गूंजता है।